दिस शिप इज अनसिंकेबल। ये वो दावा था जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप्स फ्रैंकलिन ने टाइटैनिक के समुद्री सफर पर जाने से पहले पब्लिक के सामने किया था। It took 3 years to build and less than 3 hours to sink the Titanic. The great ship went down after striking an iceberg. Never a trace was found. That mystery was explained today. I was 16, going on 17. Be 17 in October. You won't find bodies at Titanic. You won't find skeletons. The bones actually dissolve into solution very rapidly at that depth. अगर वॉल्यूम की बात करें तो टाइटैनिक 882 फीट लंबी, 92 फीट चौड़ी और 53 मीटर ऊंची थी। इसमें 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बैठने की जगह थी। इसमें फर्स्ट क्लास डाइनिंग सैलून्स, स्टेनलेस विंडोज, 4 एलिवेटर्स, 1 लाइब्रेरी, 2 ग्राउंड स्टेयरकेस, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, 4 रेस्टोरेंट्स और 2 बार्बर शॉप्स थी। अगर ओवरऑल इसकी लग्जरीज को देखा जाए तो इसकी सेकंड क्लास एकोमोडेशंस उस वक्त की दूसरी शिप्स के फर्स्ट क्लास फीचर से भी ज्यादा थी। उस टाइम पे इस शिप को बनाने में तकरीबन $7.5 मिलियन लगे थे, जो कि आज $400 मिलियन हैं। इसकी सेफ्टी के लिए बॉटम में 16 कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जिनमें से अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाता तो इसे कोई खतरा नहीं था, इसलिए इसे अनसिंकेबल कहा जाता था। इस सेफ्टी की वजह से इस शिप के ऑनर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने शिप में पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी बोट्स भी नहीं रखी थी। 1,43,000 टन वजनी टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर निकलता है। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से 2200 पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ जाना है। सफर पर रवाना होने के ठीक 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिली। जिस ओशन यानी अटलांटिक ओशन पर यह सफर कर रहा था उस पे बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे। ये कह लीजिए कि बड़े बड़े बर्फ के तोदे या पहाड़। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक ने तकरीबन 2 बार अपने ट्रैक्स बदले, लेकिन इसने अपनी स्पीड कम नहीं की। इसकी स्पीड है इस वक्त 21.5 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को 7 और वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन जहाज के कैप्टन और उसका क्रू इसको इग्नोर कर देते हैं। सोच रहे होंगे कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों थी। जिस टाइम पे यानी अर्ली 90s में ये जहाज बना था उस वक्त इंग्लैंड में समुद्री जहाज बनाने की 2 बड़ी कंपनीज थी, व्हाइट स्टार और क्यूनॉर्ड। क्यूनॉर्ड ने अपने मार्केट शेयर्स इंक्रीज करने के लिए 2 नई शिप्स लुसिटेनिया और मॉर्टेनिया बनाई थी, जिन्होंने इसी साल अपने सफर पर जाना था। और इन शिप्स की खास बात इनकी स्पीड थी। बाद में इन्होंने अटलांटिक ओशन में स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। व्हाइट स्टार के चेयरमैन जे ब्रूस इज़मे ने सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को ये ऑर्डर दिया था कि इसकी स्पीड बहुत तेज रखनी है ताकि 6 दिन के अंदर ये अपना सफर कंप्लीट कर ले। अब चलते हैं वापस अपनी कहानी की तरफ। टाइटैनिक इस तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। सूरज ढलता जा रहा था, रात हो रही थी और टेम्परेचर गिर रहा था। 14 अप्रैल 1912 को चांद आसमान पे नहीं आया था, इसलिए अंधेरे में आसपास देखना मुश्किल हो गया था। जहाज के फ्रंट साइड के ऊपर एक क्रो नेस्ट होता है काफी लेंथ पर, उसको लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हो। इस पे किसी को बिठा कर रखा जाता है जो आने वाली किसी भी हर्डल को देखने की कोशिश करता है, और अगर कोई भी हर्डल आ जाए तो वो क्रू को इन्फॉर्म करता है। हवा काफी ज्यादा थी और लुकआउट करने वाले बंदे को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ रहा था। आमतौर पर ज्यादा हवा की वजह से इंसान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्रू नेस्ट में बैठा है। अचानक से इसकी नजर एक बड़े से आइसबर्ग पर पड़ती है। पास लगी बेल को बजाकर कैप्टन और क्रू को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। फिर वो केबिन में कॉल करता है, चिल्ला कर कहता है कि हमारे सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है, जितना जल्दी हो सके जहाज को मोड़ो। विलियम मोर्डक इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इसको लेफ्ट मोड़ने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग के साथ जा टकराता है। The Titanic. The great ship went down after striking an iceberg. Never a trace was found. That mystery was explained today. I was 16, going on 17. Be 17 in October. You won't find bodies at Titanic. You won't find skeletons. The bones actually dissolve into solution very rapidly at that depth. आइसबर्ग का टाइटैनिक के साथ ये टकराव फ्रंट राइट साइड पर होता है, जिसकी वजह से इसमें छोटे छोटे सुराख पड़ जाते हैं और पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, और इसी तरह से 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर जाते हैं। आगे पानी ज्यादा भरने की वजह से शिप का आगे वाला हिस्सा समंदर में डूबने लग रहा है। पहले तो शिप में बैठे पैसेंजर्स को लगता है कि ये शिप तो अनसिंकेबल है, ये कभी डूब नहीं सकती। वो बहुत मुतमईन होते हैं। शिप के कैप्टन और क्रू आसपास के किसी शिप से सिग्नल के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और तो किसी शिप का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सिवाय RMS कारपेथिया के।
सके। वो 120 किलोमीटर दूर था और इसको टाइटैनिक तक पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे लगने थे। जैसे ही शिप का आगे वाला हिस्सा डूबा, शिप टिल्ट करना शुरू हो गई। 5 स्टार होटल जैसा ये शिप टूटने फूटने लगा और फिर पैसेंजर्स को लगा कि ये एड्स में दिखाए जाने वाला अनसिंकेबल शिप भी सिंक करने लग रहा है। वीडियो के शुरू में बताया था कि इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था, इसलिए इसमें लाइफ बोट्स कम ही रखी थी। एक आखिरी उम्मीद अब लाइफ बोट्स थी। पहले औरतों और बच्चों को शिप्स में बाहर निकाला गया। आखिरी लाइफ बोट निकलने के बाद 1500 लोग बच गए। टिल्ट ज्यादा बढ़ने की वजह से शिप 2 टुकड़ों में टूट गया और वो सब इसके साथ डूब गए। मरने वालों में 3rd क्लास पैसेंजर्स सबसे ज्यादा थे। उनमें 710 पैसेंजर्स थे, जिनमें 170 बच्चे थे। 70 साल तक टाइटैनिक को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई सुराग न मिल सका। सितंबर 1985 में प्रोफेसर रॉबर्ट बलार्ड, जो कि डीप ओशन की स्टडी कर रहे थे, उन्हें अपने एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ फाइनेंस की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने यूएस नेवी से रब्ता किया। यूएस नेवी इस बात से तो एग्री कर गई कि वो उन्हें फाइनेंस देगी, लेकिन इसके लिए उन्हें 2 सबमरीन जो कि यूएस नेवी की डूब चुकी थी उनको ढूंढना पड़ेगा। अपने इस प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें टाइटैनिक का रेकेज मिला, जिससे टाइटैनिक की डिस्कवरी 1985 में पॉसिबल हो सकी। इस डिस्कवरी के बाद 1997 में जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक नाम की एक मूवी बनाई, जिसका बजट $200 मिलियन था, लेकिन इसने $2.02 बिलियन कमाए, जिसके बाद टाइटैनिक का इंसिडेंट पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसके बाद इस शिप को निकालने के लिए बहुत सी थ्योरीज पेश की गई, लेकिन इसके निकालने में सबसे बड़ा मसला इसका बहुत ज्यादा वेट और इसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। टाइटैनिक को निकालने के लिए पहला सजेशन ये दिया कि इसे मैग्नेटिक पुल से निकाला जाए। चूंकि इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा थी, इसलिए इतना बड़ा मैग्नेट पॉसिबल नहीं था कि उसे अट्रैक्ट करके सरफेस पर ले आता। उसके बाद एक इंजीनियर ने यह सजेशन दिया कि हम पिंग पोंग बॉल टाइटैनिक में भर देंगे और फिर टाइटैनिक को सबमरीन की मदद से खींच लेंगे, लेकिन ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि पिंग पोंग बॉल नीचे जाते हुए प्रेशर की वजह से फट जाते। दोस्तों, बर्फ की डेंसिटी चूंकि पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। एक साइंटिस्ट ने यह आइडिया दिया कि अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन को इसके सराउंडिंग फेंक देंगे तो ये पानी बर्फ बन जाएगा, जिसकी वजह से टाइटैनिक फ्लोट करती हुई पानी के ऊपर आ जाएगी। ये सारे आइडियाज इस वजह से फ्लॉप हो गए कि इनमें कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल इशू थे, क्योंकि जितना खर्चा इसको निकालने में आता, अगले 100 साल तक भी इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं थी। इस इंसिडेंट के 2 साल बाद यानी 1940 में एक आइस पेट्रोल बनाया गया, जो कि शिप्स को समुद्र में मौजूद आइसबर्ग की मौजूदगी से इन्फॉर्म करता है। इसके बाद इंटरनेशनली एक ट्रीटी साइन की गई, जिसका नाम सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी रखा गया। इस ट्रीटी के मुताबिक हर एक शिप में इतनी लाइफ बोट्स होंगी ताकि वो तमाम पैसेंजर के लिए सफिशिएंट हो सके।